स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में बजट की तैयारियां। सभी को मालूम है कि बजट आने से पहले गवर्नमेंट प्री टॉक्स करती हैं और अलग अलग वर्ग से जो ताल्लुक रखते हैं लोग, उनसे चर्चा की जाती है। राजस्थान में इसका शुभारंभ हो चुका है। पहले ऑनलाइन लोगों से सुझाव मांगे गए और अब कर्मचारी नेताओं के साथ में, कर्मचारी संगठनों के साथ में मुख्यमंत्री ने और फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और सरकारी अमला जो चीफ सेक्रेटरी, एसीएस फाइनेंस, तमाम लोग बैठे हुए थे और उनकी चर्चा हुई। तो पहला दिन रहा है ये चर्चा का और हमारे साथ जो चर्चा में मौजूद थे कर्मचारी संगठनों के नेता वो मौजूद हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे कि अब तक की जो टॉक्स रही हैं कभी भी बजट से पहले कि उनका क्या असर रहा है और इस बार क्या कुछ खास मांगा जा रहा है कर्मचारी नेताओं की ओर से। हमारे साथ प्यारेलाल चौधरी जी हैं और राज्य कर्मचारी महासंघ जो है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, महासंघ जो बना हुआ है उसके। और हमारे साथ राजेंद्र राणा जी हैं, संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। और महेश सैनी जी हैं, प्रवक्ता हैं लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन जो बनी हुई है प्रदेश की, उसके। प्यारेलाल जी, क्या कुछ खास रहा और लंबे समय से आप लोग प्री टॉक्स में जाते हैं, उसका असर क्या होता है? निश्चित रूप से आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगठन के सभी पदाधिकारी, हमारे महासंघ के नेताओं के साथ वार्ता करी। परंतु उस वार्ता में देखा कि जो हमारी एक मांग, राजस्थान की एकमात्र मांग है कि मैं चिकित्सा सेक्टर से आते महासंघ के हमारे दो प्रतिनिधि भी महासंघ के बारे में बताएंगे कि राजस्थान के अंदर नर्सेज की करीबन 80,000 की भर्तियां पहले से सेवारत नर्सेज कर्मचारी, अभी कॉन्ट्रैक्ट और प्लेसमेंट एजेंसी के तहत भी भर्तियों के अंदर लोग बाग काफ़ी सरकार उनको भर्ती किया है। हमारी एकमात्र मांग थी कि 1964 के बाद हमारे जो कैडर का पुनर्गठन था उसका वेतन, जिससे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के हिसाब से जो हमारी पदोन्नति के लाभ हैं उसके अंदर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनका पदोन्नति का लाभ बहुत जल्दी मिल जाता है। जो बाकी दो लोग उनको 25-25 साल तक हमें प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता। तो हमने कहा कि हमारे कैडर का गठन किया जाए। साथ साथ में एक निदेशालय के गठन की मांग करी जिससे हमारी समयबद्ध पदोन्नति हो। और आप देखिए कि एक मंत्रालय कर्मचारी जो 2400 पे भर्ती होता है उसकी ग्रेड पे प्रमोशन के बाद 5400 6000 तक जारी है। और हमारा एक जो नर्सिंग कर्मी राजस्थान के अंदर बाकायदा डिग्रीधारी बीएससी एमएससी धारी है जो 42 ग्रेड पे भर्ती होकर तृतीय वेतन श्रृंखला में हमारा पदनाम जो वेतनमान है वो 5400 ही है। तो इन सभी मांगों को, जिसका हमने L16 6600 ग्रेड पे की मांग करी। और साथ में हमारे जो स्टूडेंट जो नए प्रशिक्षणार्थी हैं जो आते सरकार की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो आने वाले हमारे नर्सेज हैं, उनको आप देखिए एक चिकित्सकों का जो रेजिडेंट है उसको 17,000 रुपये स्टाइफंड मिल रहा है, हमारी नर्सेज को 500 और 1275 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। इन विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों के साथ आज सरकार के साथ वार्ता पर माननीय सीएम साहब ने वही एक बात जो पिछले बजट सत्र में कही थी कि मैं दूंगा, हाँ मैं सोच रहा हूँ। और वो तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री का ये बजट संवाद था एक कर्मचारी नेताओं के साथ, सरकार की पॉलिसी थी, हमने कर्मचारियों के साथ ये बजट की पूरी चर्चा करी और इस बजट में मैं दूंगा। जबकि सभी वहाँ जो बैठे हमारे महासंघ के पदाधिकारी, चाहे विभिन्न गठों के नेता लोग, उन्होंने सबने कहा कि जब पूरे की दो कमेटी, खेमराज कमेटी, वो जो कमेटी बड़ी उनकी जो क्या दिया उसकी घोषणा सार्वजनिक करें, उसको धरातल पे दें। सीएम साहब ने कहा धीरे धीरे हम करूँगी ऐसे नई भर्तियाँ। तो मेरा जहाँ तक कुल मिला के राज्य सरकार ने, चीफ सीएम ने, सबने एक मेरा आयना है कि सरकार ने खाली कर्मचारी नेताओं को बुला के एक संवाद का कर दिया कि हमने आपकी मांगों कर रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा कि राज्य सरकार पिछली बजट की तरह इस बार भी हमें कुछ दे पाएगी। जी खैर, चलिए उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है और क्या होता है। गजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। लंबे समय से हम देख रहे हैं आपको और बजट से पहले आपसे चर्चा में भी बुलाते हैं, बजट के बाद भी बुलाते हैं। कैसा रहा बजट? लेकिन अभी जो टॉक्स हैं उससे क्या लग रहा है आपको कि देखिए पिछली बार के लिए माना जा रहा था कि बजट जब आया समय कम था सरकार के पास में, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा नहीं हुई होगी क्योंकि पूर्ण बजट भी नहीं था वो। अब की बार क्या लगता है कि सरकार से पिछली बार, जैसे प्यारेलाल जी कह रहे हैं कि पिछली बार भी एक तरह से हम ठगा हुआ सा महसूस हुए और इस बार कुछ लगता है कि सरकार देगी? निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो परिपाटी चालू की है कर्मचारियों से वार्ता करने की, निश्चित तौर पे ये तो एक अच्छी शुरुआत है। परंतु पिछले बजट से पूर्व भी हमारी वार्ता हुई थी, बजट से पूर्व कर्मचारियों से डिमांड्स ली थी, पर उस बजट में तो हमें कुछ लगा नहीं। और उसमें एक जरूर था कि 1 सितंबर से जो है कर्मचारियों की वेतन विसंगति परीक्षण समिति की रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी। परंतु उस रिपोर्ट में आपने देखा होगा क्या आया
कि 3 या 4 कैडर ऐसे होंगे, जैसे सहायक कर्मचारी है, चलो इनकी कई दिनों से मांग हम कर रहे थे, उनको लेवल 1 से 2 किया, जमादार को किया, या मीटर रीडर है, फिर ऑप्थेल्मिक है, उसमें भी कई पैरामेडिकल के जो कैडर है उनकी वेतन विसंगतियां जैसी की तैसी, जैसे अभी प्यारेलाल जी कह रहे हैं, बहुत सी विसंगतियां जिनको अभी वैसी की वैसी पड़ी है। तो हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि वेतन परीक्षण, पहली बात तो ये है कि सरकार कोई भी कमेटी गठित करती है, इसका मतलब है कि आपकी मांगों को कई दिन से डिले करना। और निश्चित तौर पे पहले खेमराज कमेटी जी रिपोर्ट, सामंत कमेटी की रिपोर्ट हुई, वो 4-5 साल वो रही, फिर खेमराज जी की कमेटी हुई, 2-3 साल वो चली, उसके बाद रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट देने के बाद में हम कई दिनों से मांग कर रहे, इसे सार्वजनिक किया जाए, लागू करने से पहले सार्वजनिक किया जाए, परंतु राज्य सरकार ने पता नहीं क्या मनसा बना रखी है, उसे सार्वजनिक नहीं करके उसमें से कुछ ऐसे कैडर थे जो संख्या में कम हो सकता है और फायदे की चीज हो सकती है सरकार के लिए, उसलिए उन लोगों को इसमें शामिल किया गया। परंतु जब 5-6 साल तक राजस्थान के 400 संगठनों ने अपने ग्रीवेंस, अपनी मांगे, अपनी विसंगतियां सरकार की कमेटी द्वारा गठित कमेटी को दी, और और वो कमेटी जो राजस्थान की सरकार की हर वो सुविधाएं ले रहे थे, परंतु खर्चे के सिवाय मुझे नहीं लगा कि कमेटियों में कुछ दिया हो। और इतना खर्चा अगर इस कमेटियों के बजाय वेतन विसंगतियों पे जोड़ देते तो निश्चित तौर पे राजस्थान का कर्मचारी आज वाहवाही करता। और दूसरा, कमेटी के बाद में हमने जो पिछली बार भी हमने कहा था कि 2018 में हमने एक हाई पावर कमेटी थी वसुंधरा जी की सरकार ने, उसमें हमें चयनित वेतनमान 9/18-27 का पूर्ण जोर तरीके से उन्होंने कहा था, एक मांग बताइए जो राजस्थान के सभी कर्मचारियों को उससे प्रभावित हो। हमने कहा चलो 7-14-21-28 मांग रहे थे, उन्होंने कहा नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। तो 8-16-24-32 पे हमारी सहमति हुई, किसी कारणवश वो घोषणा नहीं हो पाई, और उस घोषणा को आज भी हमने रखा, पिछले बजट में भी रखा, पर अभी तक मुझे नहीं लगता है कि उस पर कोई सहमति बन पा रही है या नहीं बन रहा है। और तीसरा, जो मंत्रालय कर्मचारी पिछले कई दिनों से संघर्ष भी करते हैं, हो सकता है उनकी मांगों में भिन्नताएं हैं, पर उनसे बैठ के बात करनी चाहिए, और उन बात के बाद में उनकी जो भी मांगे उनका समाधान करना चाहिए। और दूसरी चीज, एक चीज और बताऊं, राजस्थान की पिछली सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि जितने भी कर्मचारी हैं जो ठेके पे कर्मचारी है, उन्हें शोषण से मुक्ति के लिए रेक्सो की तर्ज पर RSLDC का गठन किया जाएगा, परंतु आज तक वो फाइल कहां है ये भी पता नहीं चल रहा। आज भी हमने रखा था कि RSLDC, अगर RLSDC आप गठन करते हैं, सिर्फ उसमें सरकार को करना क्या है, कमेटी बनी हुई है, सिर्फ उसमें एक व्यक्ति की नियुक्ति करनी है और उसका राजपत्र नोटिफिकेशन जारी करना है, परंतु अभी तक उसके बारे में अभी कुछ नहीं है। राजस्थान के 3 लाख कर्मचारी, जब से RLSDC का गठन की घोषणा हुई तब से जो ठेका पे कर्मचारी उनके साथ उससे ज्यादा शोषण हो रहा है, और वो लोग लगभग 3 लाख लोग आज अपनी व्यथा किसको सुनाएं, क्योंकि एक तरफ सरकार ने कह दिया इनको शोषण से मुक्ति करी जाएगी, दूसरी तरफ जो वो अभी मुक्ति तो दूर की बात है, शोषित और ज्यादा हो रहे हैं। और उन्हें आशा है कि इस बजट में RLSDC जो राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस का जो गठन है उसकी पूर्ति होगी। दूसरी, जो पिछले सालों से चल रहा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल 2022 है, और उस 2022 के रूल्स में ऐसी विसंगतियां, मैं आपको एक चीज बताऊं कि कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल में 15 साल अगर आप कर्मचारी सेवा में रहते हो तो 5 साल माना जा रहा है, तो इसमें भी संशोधन होना चाहिए। जी राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मीटिंग की आप लोगों ने, अपेक्षाएं बहुत सारी होती हैं, उम्मीद, गजेंद्र जी उम्मीद भी बता रहे हैं और उम्मीद को खारिज भी कर रहे हैं कि बहुत सारी पेंडेंसी हैं, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि पहला अवसर नहीं होगा कि आप लोग किसी सरकार के प्री टॉक में गए होंगे, पहले भी क्योंकि कितना इसका असर हो पाता है कि जो आप लोग जाते हैं वहां चर्चा करते हैं, वहां जो चर्चाएं होती कितनी उतर पाती हैं बजट में? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और आज तक राजस्थान के कर्मचारियों को जो कुछ मिला वो सब टॉक के माध्यम से ही मिला है। अच्छा, संघर्ष होता है फिर टॉक होता है, और टॉक में जो वायदे होते हैं हम लोग उन वायदों को उनको लगातार याद दिलाते तो होता है। मैं कहता हूं वर्तमान सरकार के लिए, हमारे लिए एक्सपीरियंस कोई बहुत बुरा नहीं है, हम उसको सही एक्सपीरियंस मान सकते हैं, क्योंकि पिछले बजट सत्र में जब जुलाई के अंदर बजट सत्र आया था, 5-6 महीने हुए हैं, उस समय जब उन्होंने हमें बुलाया और हमने इस बात को रखा कि हम 20 साल से वेतन विसंगति का दंश झेल रहा राजस्थान का कर्मचारी,
पहले बिहार और उत्तर प्रदेश का कर्मचारियों का मूल वेतन राजस्थान के बराबर नहीं था, हम दिल्ली के बराबर थे, और अब बिहार और उत्तर प्रदेश से भी हमारा मूल वेतन कम है। और साथ में वेतन आयोग आते आते ये हो गया कि राजस्थान के जो कैडर हैं समकक्ष कैडरों में विसंगति उत्पन्न होगी। तो इस बात को हमने कहा कि जब आपकी रिपोर्ट आ गई 2.5-3.5 करोड़ रुपया लगभग आपने उन रिपोर्टों पर खर्च किया है और रिपोर्ट आ गई, तो उन रिपोर्टों को आपको सार्वजनिक करना चाहिए। निवर्तमान सरकार ने नहीं की, इसकी वजह से निवर्तमान सरकार को कर्मचारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया उसको, और मैं समझता हूं उन्होंने बजट के अंदर अपने बजट भाषण में उसको लिया, साथ में उन्होंने कैबिनेट में लिया। मगर आज जब हम सब लोगों ने, आज बजट पूर्व संवाद में सभी लोगों ने जब इस बात को ध्वनि मत से कहा, हमने इस बात को मजबूती से उठाया कि सर आपने वायदा किया था दूसरे बजट के लिए आप बात कर रहे हैं, पहले बजट में आपने जो घोषणा करी थी वो आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। आपने पिछले दिनों जो आदेश जारी किया है, इस तरह के आदेश की बात तो पिछली सरकार में भी गहलोत सरकार के समक्ष जब हमने कहा था कि रिपोर्ट आ गई, सर आपका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, कर्मचारियों को उम्मीदें आप दें, तो उस समय भी यही कहा गया था फाइनेंस की तरफ से कि उसकी रिपोर्ट्स के क्या लेना देना, आप तो आम खाओ, गुठलियों से क्या मतलब है, और उसमें जो मैक्सिमम निचोड़ था हमने दे दिया। अब ठीक वैसा का वैसा ही हुआ है। मैंने कहा, हमने बात को स्पष्ट कहा है, आप भी आपको लग रहा होगा कि आपने रिपोर्ट्स लागू कर दिया, रिपोर्ट्स के जरिए वेतन विसंगति दूर कर दी, तो हमने बताया है कि एक भी सिंगल कैडर की कोई विसंगति दूर नहीं हुई। 5 लाख कर्मचारी, 8 लाख कर्मचारी मानते, 5 लाख तो शिक्षक हैं, शिक्षकों की वेतन विसंगति है। आज चिकित्सा विभाग के नर्सें जो पैरामेडिकल कैडर्स के लोग हैं सबकी विसंगति है, अधीनस्थ कर्मचारियों की विसंगति है, लाखों मंत्रालय कर्मचारियों की विसंगति है, किसी की भी विसंगति दूर नहीं हुई है। तो शायद मुख्यमंत्री जी को आश्चर्य लगा, उन्होंने से कहा भी है अधिकारियों की भी वेतन विसंगति होती है, कर्मचारियों की होती है नहीं, कुछ अधिकारियों की भी होगी, क्योंकि मैं अभी जैसे पता कर रहा हूँ स्टेट जो सर्विसेज के लोग हैं उनकी भी विसंगति वो बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि साहब हमारा 5400 रुपए होना चाहिए था, मगर वो अलर्ट सर्विस का 4800 रुपए में रख रखा है, तो वो भी इससे नाराज है। ऐसा नहीं है। अब आज मुद्दा इतना सा है कि हमने जब ये विषय रखा है तो उन्होंने कहा है, उन्होंने फिर इस बात को स्वीकार किया कि नहीं देखिए ये रिपोर्ट्स को हम सार्वजनिक कर रहे हैं, और दिया कुमारी जी के साइन हो गए हैं, और स्वयं को हमको एसीएस फाइनेंस ने कहा है कि हम जल्दी से वो जो रिपोर्ट्स है उसको हम पब्लिक डोमेन में डालने जा रहे हैं। तो कम से कम इतना तो है, संवाद से ये चीजें तो निकल रही हैं। दूसरी बात कुछ नहीं मिला ऐसे भी नहीं कह सकते। आज तकरीबन मैं समझता हूं अब तक 30 से 35 हजार लोगों के घरों में दीपक जल गए। चिकित्सा विभाग के अंदर 20,000 से ज्यादा नियमित भर्तियां हो गई। पिछली सरकार से वो भर्तियां जो है पेंडिंग पड़ी हुई, आगे भी कार्रवाई है। मैं समझ रहा हूं 20 साल 30 साल से कैडर ही डाइंग हो गया था, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मगर आज 30 से 40 हजार भर्तियां, सरकार ने 50,000 भर्तियों की बात की है, तो मैं समझता हूं ये सही है। दूसरा, आरजीएचएस में अब बुजुर्गों को अपने घर पर ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत वो दवाइयां पहुंचाने का आरजीएच से जो काम हो रहा है, मैं समझ रहा हूं 30 जून को जो रिटायर हो जाते थे उनको अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता था, एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि वो सरकार ने किया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमने पिछली बार रखा था उसमें कुछ हो गया है, कुछ रह गया है, और इस आज जो हमने रखा है मजबूती के साथ, मुझे लगता है हमने उसमें बिल्कुल कहा है। आरएलजीसी हमने आज इस बात को बड़ी स्पष्ट कहा, राजस्थान में भयंकर बदनामी हो रही सरकार की। ये जो प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से जो शिक्षा और चिकित्सा विभाग के अंदर भर्ती हो रही है, उसके अंदर खुलेआम एजेंसी वाले 2-2 लाख रुपया ले रहे हैं। 7,000 रुपए की तनख्वाह है नर्सिंग ऑफिसर की, और 2 लाख रुपए ले रहे हैं, 1 साल का टेंडर है, और वो बिना किसी योग्यता मापदंड के उनको ग्रेस मार्क्स पास जो भी एम्प्लॉइज है ना उसको सेवा में लगा रहे, और वो इसलिए 2 लाख रुपए दे रहा है कि उसके 15% बोनस मार्क्स मिल जाएंगे उसको आगे। तो ये बदनामी हो रही है, इसमें मंत्री जी का नाम आ रहा है, इसमें विभागीय अधिकारियों का नाम आ रहा है पूरे राजस्थान में। तो हमने कहा इस व्यवस्था को रोका जाना चाहिए, और ये जो कॉर्पोरेशन है इसका गठन किया जाना चाहिए। और पदनाम परिवर्तन थोड़ा सा रह गया है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग एक्ट जो है उसमें लाखों कर्मचारियों का नियमितीकरण होना है, उसमें संशोधन चल रहा है। उस पत्रावली में कुछ पद हैं उनके पदनामों को परिवर्तित किया जाना है। तो पत्रावली राष्ट्रीय स्टेज में मैं समझता हूं सारी चीज होंगी। और सबसे बड़ी बात है हमने आज रखी है कि राजस्थान में जो कर्मचारी संविदा से उसी पद पर नियमित हो रहा है 2 साल की संविदा के बाद, उसका जो प्रोबेशन पीरियड का जो झंझट है ना ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो कर्मचारी 8 साल 10 साल तक ऑलरेडी काम कर चुका है उस पद पर। अब आप इसमें कौन सी दक्षता परीक्षा लेना चाहते हैं 2 वर्ष की, तो प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो। बिल्कुल, और इतने दिन से अगर दक्षता परीक्षा नहीं ले पाए तो अब क्या परीक्षा होगी? ऐसा लग रहा है। चलिए मैं महेश जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं देखिए हर वर्ग की अपनी एक लंबित मांग होती है और सरकार से मांगा जाता है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि सरकार सरकारी होती है। हर व्यक्ति चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, हर व्यक्ति को अपेक्षा और उम्मीदें भी होती हैं कि गवर्नमेंट कुछ देगी। तो आज का कैसा रात दिन जिस पे आप लोगों ने चर्चा की?
जी बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जो ये नवाचार किया गया है, पिछले कई वर्षों से ये प्रक्रिया राजस्थान में चली है कि कर्मचारियों को बजट से पूर्व उनको बुलाकर उनकी मांगों के बारे में या उनकी जो समस्या है उनके बारे में चर्चा की जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बजट से पूर्व तो सरकारों के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन बजट के बाद में ये बुला के ये नहीं पूछा जाता है कि कौन से संवर्ग की या कौन से कैडर की कौन सी बात रह गई या फिर वो लागू करने से क्या समस्या आ रही है, क्या उसमें तकनीकी कारण है। सरकार को बजट के बाद भी कर्मचारी, आपको बुके देने के लिए जाना चाहिए गवर्नमेंट को। जी बुके देना बिल्कुल जाना बनता है, दे जब सरकार उन बजट से पूर्व जो बातें सुनती है और हमसे पूछते हैं उन बातों पे अमल में लाया जाए या उनको इंप्लीमेंट लागू किया जाए, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। ये एक सिर्फ बुला के बात कर लेना और फिर इतिश्री कर देना। आज राजस्थान लैब टेक्नीशियन कैडर की मैं बात करता हूं, राजस्थान में चिकित्सा विभाग में सबसे छोटा कैडर है, मात्र 5000 लैब टेक्नीशियन पूरे राजस्थान की 8 लाख आबादी की जांचें करते हैं। मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगा, रोजाना की 20 से 25 लाख जांचें करते हैं मात्र 5000 लैब टेक्नीशियन। धीरे धीरे जांचों की संख्या में तो परिवर्तन हो रहा है, जांचों की संख्या में तो बढ़ावा हो रहा है, जांचों की संख्या तो बढ़ रही है। कभी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, कभी प्रधानमंत्री चिरंजीवी आरोग्य योजना है, तो कभी राष्ट्रीय जो योजना है सरकार की, चाहे एड्स कंट्रोल हो चाहे टीबी मुक्ति हो, कोई भी जांच कार्य। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, 3-4 सालों पहले इस विश्व में एक कोविड-19 के नाम से एक बीमारी आई थी, उसमें लैब टेक्नीशियन कैडर ने बढ़ चढ़ के सैंपल लिए, उनका ट्रांसपोर्ट किया और जांचें की। मांगा हमने सिर्फ हमारा केंद्र के समान वेतन और केंद्र के समान पदनाम की मैं बात करता हूं। लैब टेक्नीशियन कैडर विगत 10 वर्षों से मांग रहा है और राजस्थान में हमारे समकक्ष जितने भी कैडर हैं उनका पदनाम संशोधन कर दिया गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि लैब टेक्नीशियन का पदनाम संशोधन आज भी नहीं हुआ, जिसमें 1 रुपए का भी खर्चा राजस्थान सरकार का नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को कि सरकार जब पूछती है, बुला के बात करती है, तो उसके बारे में सुनवाई भी करनी चाहिए और उसको अमली जामा पहनाना चाहिए। भारत में लैब टेक्नीशियन कैडर ऐसा एक भी कैडर नहीं है जिसका ग्रेड पे 4200 रुपए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही लैब टेक्नीशियन कैडर की जो वेतन है आज भी 2800 रुपए ग्रेड पे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हाई स्किल होते हुए, हाई टेक्नोलॉजी की जांचें करते हुए भी इतनी गंभीर प्रकार की जो HIV, टीबी, संक्रामक बीमारियों की जांच करते हैं, डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन कर देता है, उस जांच से लेकर उसका ट्रीटमेंट तक का सारा जो सिस्टम जांच पे, मरीज की जो उपचार का जो पूरा सिस्टम है वो जांच पे करता है। और जांच करने वाले हम जो लैब टेक्नीशियन है, हमारी जांच सरकार आज तक नहीं करी। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राजस्थान के 5000 लैब टेक्नीशियन 25 लाख जांचें रोजाना करते हैं, हमारी भी मुख्य रूप से 2 जांच है, एक ग्रेड पे 4200 करना जो कि केंद्र के समान है, और एक जो पदनाम संशोधन है जिसमें सरकार का 1 रुपए भी नहीं लग रहा, उसको भी करे। चलिए प्याला जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ये तो आप लोगों की बातें हैं कि जो जिस डिपार्टमेंट से, जिस संगठन से आप लोग ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में कर्मचारी हर वर्ग के हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो बिल्कुल कॉमन होंगी, तो उन कॉमन प्रॉब्लम्स पे कुछ चर्चा हुई है कि जिसमें उम्मीद की जा सकती है कि हाँ बिल्कुल ये तो एटलीस्ट करनी चाहिए सरकार को। कॉमन प्रोग्राम जैसे हमारे महासंघ के दोनों नेता बैठे हैं और हमारी सब लोगों के जो उस सेमिनार में बैठे थे, सबकी एक मांग थी कि राजस्थान के तमाम कर्मचारियों को 8, 16, 24, 32 का वेतनमान का लाभ देते हैं, तो राजस्थान के तमाम कर्मचारियों की जो वेतन विस्कृतियाँ उसमें काफ़ी सारा सुधार हो सकता था। दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि मेरे से पूर्व लोगों ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के रूप में आप देखें, एक नर्सिंग ऑफिसर BSc MSc है, चाहे एक टेक्नीशियन है, 8,000 रुपये उसको दिए जा रहे हैं, एक वार्ड बॉय को भी 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो संविदा कर्मी के जितने लोग हैं उनको नियमित किया जाए। सबसे बड़ा एक संविदा कर्मियों का राजस्थान के अंदर हर विभागों में आप देखें कि 15-15 साल, 10-10 साल तक, तो उनकी जो पेंशन की जो सरकार ने कर तो दिया कि 28 साल, जो पहले हमारा 9, 18, 27 था, उसको 25 साल की तो सर्विस कर दी, परंतु उसके साथ तो उनके 15 साल तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम ही कर चुके, तो वो तो पूरी नौकरी नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हमने कहा कि 8, 16, 24, 32 करें तो राजस्थान के तमाम कर्मचारियों को उसका फायदा मिल सकता है। ऐसे ही राजस्थान के अंदर आई जो सरकार है, मेडिकल कॉलेज में अधीन व्यवस्था देती है, हर तरह की मेडिकल कॉलेजों में नए अस्पताल खोलती है, नई सुविधाएं देती है, पर ग्रामीण प्रवेश में आप राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति देखते हो, सबसे लंबी चौड़ा राजस्थान है। इसमें ग्रामीण सेक्टर में चिकित्सा सुविधा में आज भी छोटी PSC CSC के ऊपर, चाहे गायनेकोलॉजिक डॉक्टर हो, चाहे आप ECG टेक्नीशियन हो या एक्सरे टेक्नीशियन, ये सुविधा आज भी नहीं है। उसे तमाम राजस्थान के आम जो आदमी राजस्थान की सरकार को अपने मताधिकार का वोट देकर सरकार को चुनता है,
सरकार के जो नुमाइंदे जब आते हैं कि हम आपके गांव में ये कर देंगे, अगर इन चीजों को अगर सरकार करती है तो राजस्थान का, मेरा जहां तक तमाम कर्मचारी वर्ग जो मांगे कभी भी किसी संगठन की पूरी नहीं होती, परंतु सरकार ने, जैसे मुख्यमंत्री ने आज कहा कि मैं आपकी 4 साल के अंदर भर्तियां निश्चित रूप से करी है राजस्थान के अंदर, परंतु जैसा कहा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कि फिर परीक्षा काल, आज एक एनएचएम के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 10 साल तक सेवाएं दे चुका, चाहे लैब टेक्नीशियन, चाहे नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो या किसी भी विभाग में हो, और उसके बाद आप उसके फिर 2 साल का परीक्षा काल लेते हो तो वो आदमी तो पूरी परीक्षा काल में इसको जो पैसे मिल रहे हैं वो भी मिल रहे हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर सभी संगठनों ने ये कहा कि आप 8, 16, 24, 32 और राजस्थान के अंदर जो संविदा कर्मी के रूप में प्लेसमेंट एजेंसी के तहत जो लोग काम कर रहे हैं उनका नियमित नहीं करें तो कम से कम राज्य सेवा के अंदर लें तो उनको प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाए। आप प्लेसमेंट एजेंसी के तहत भर्तियां कर रहे हो, ठेका कर्मी उनका दमन कर रहा है, तो वो व्यक्ति तो अपनी जिंदगी के अंदर एक शोषण की जिंदगी जीते हुए पूरी नौकरी नहीं करते, पेंशन भी नहीं। एक सबसे बड़ी मांग कि हमने कहा कि राजस्थान के अंदर जो भी नई भर्तियां की गई है उसमें जो हमें पुराने लोग हैं 2004 से पहले उनको ओपीएस का लाभ मिल रहा है, परंतु नई भर्तियों के अंदर कहीं पेंशन का कोई ऐसा निर्धारण नहीं किया कि इनको पेंशन क्या मिलेगी। इन मांगों को लेकर हमने, आज मुख्यमंत्री जी भी थे, फाइनेंस मैडम भी थी, अखिलेश अरोड़ा भी थे, सुधांशु पंत साहब थे, तो उन्होंने कहा कि हम राजस्थान के तमाम कर्मचारियों, जैसा मेरे साथी ने कहा, इस बजट से पूरे जो हमसे चर्चा करें, बजट के बाद भी कि हमने आपको क्या दिया, तो राजस्थान के तमाम कर्मचारी शायद कुछ उनको लाभ मिल सकता है और आम जनता को उसका लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। चलिए, समय कम है, मैं एक मिनट में आप लोगों से जानना चाहूंगा। गजेंद्र जी, जब आप लोग मुख्यमंत्री जी के साथ में चर्चा कर रहे थे उसी वक्त केंद्र की सरकार एक डिसीजन कर रही थी, उनकी कैबिनेट, कि 8वां वेतन आयोग का गठन। आप लोग कह रहे हैं कि पहले के जो वेतन आयोग हैं उनकी विसंगतियां ही दूर नहीं हुई हैं, तो इससे भी कुछ उम्मीद की नई किरण निकलेगी कि विसंगतियां साथ साथ चलती रहेंगी लेकिन चलिए कुछ इजाफा होगा। राज्य सरकारों को भी विचार करना पड़ेगा या कितना वेट करना पड़ेगा इसके लिए? जी, मैं केंद्र सरकार ने जो दे रहे दुरुस्त आए, पिछले कई दिनों से कर्मचारियों में, चाहे भारत सरकार के कर्मचारी हो चाहे स्टेट के कर्मचारी हो, सब में एक भ्रांति थी कि मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग लागू नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पे इस बात के लिए मैं आशान्वित हूं कि 8वां वेतन आयोग तो लागू होगा, क्योंकि जब कमेटी बन चुकी है और कमेटी में 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिश से लागू जो दी गई सरकार को, निश्चित तौर पे केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी उसका लाभ मिलता है। अब विसंगतियां तो हमारे चलती आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार, हमारा एक नारा था, दिल्ली हो या राजस्थान वेतन भत्ते एक समान, परंतु कई विसंगतियां रहती है, पर वेतन आयोग लागू होना एक बहुत जरूरी था। और निश्चित तौर पे मैं ये जो वेतन आयोग कर्मचारियों में जो भ्रांति फैल रही थी उसको आज विराम लगा है, और निश्चित तौर पे वो लोग जो कमेटी बनाई है उसमें जो हमारी केंद्र सरकार के कर्मचारी है वो उसमें अपने भागीदारी निभाएंगे और अच्छे से अच्छा वो 8वां वेतन आयोग आए और वो ऐसा का ऐसा वेतन आयोग राजस्थान की सरकार उसको हूबहू लागू करे। ये हमारी जो है सोच है। चलिए राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। तो ये माना जा सकता, आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपने पिटारे से जब भी बजट पेश करेगी तो जरूर कुछ खुलेगा, क्योंकि कई बार ये होता है, आप ही लोगों से चर्चा करते हो, कहते हैं कि साहब डिस्कशन तो बहुत लंबा चौड़ा हुआ लेकिन हमें कुछ मिला ही नहीं है। सही बात है। सबसे पहले तो आज मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 8वां वेतन आयोग जो बहुप्रतीक्षित था, पूरे देश के कर्मचारियों का, राजस्थान के कर्मचारियों का भी था, आज उसके गठन की घोषणा कर दी। और इसके साथ साथ अब राजस्थान के तमाम जो कर्मचारी जो विसंगति से जूझ रहे हैं उनकी भी परेशानी थोड़ी बढ़ी है, क्योंकि अब वो तमाम लीडर्स जो मीडिया में अपने बयानबाजी से काम चला रहे थे या कैसे भी करके मेल मुलाकात करके चला रहे थे, अब उन्हें सड़कों पर आकर के और पीछे लग करके विसंगति को दूर कराना पड़ेगा। ऐसे भी करते हैं कि बयानबाजी अलग और हाँ, ऐसा होता है, कुछ लीडर ऐसा करते हैं, अमूमन हमने देखा है। तो मेरा निवेदन तो ये, अब उनको कराना पड़ेगा ये वेतन विसंगति दूर, क्योंकि अगर ये वेतन विसंगति अब अगर दूर नहीं हुई तो इसका दायरा बहुत बढ़ जाएगा। 5वें वेतन आयोग की विसंगति दूर नहीं हुई तो 6ठे वेतन आयोग दायरा बढ़ा, 7वें बढ़ा और 8वें में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए अब ये पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, इसके साथ इसकी विसंगति को दूर कराने के लिए तमाम लीडर्स को एक होना पड़ेगा और तमाम लीडर को लड़ना पड़ेगा। और मैं सबसे ज्यादा मैं कहता हूं इस बात को कि फिर एक बात है कि सबसे एक बड़ा कैडर है, नर्सिंग योद्धा कैडर कहते हैं जिसको, ये नर्सिंग का कैडर है। इस कैडर की हाल ही में ये जो अभी विसंगति के नाम पर इन्होंने इनके तृतीय पदोन्नति पद जो है डीसीएनएस का, उसको L15 कर दिया, जबकि उसकी रिकमेंडेशन L16 की थी। अब L15 करने से हो यह गया कि वो सेकंड ग्रेड के अन्य जो समकक्ष कैडर है, शिक्षक है, अकाउंटेंट है या इंस्पेक्टर है, यानी जो उनसे ये कैडर पीछे चला गया और ये पीछे चला गया है, एक स्टेप डाउन हो गया है। इस तरह से ये राज्य में पिछड़ गए। तो नर्सेज को तो लड़ना है, फिर वैसे भी लड़ना पड़ेगा इनको, तो इनके अलावा कोई रास्ता नहीं, मगर अन्य कर्मचारियों को भी
लड़ना पड़ेगा। और 8वां वेतन आयोग आने में अभी 2 साल हैं, तो 2 साल में हमें लगता है राजस्थान की सरकार को भी समझना पड़ेगा, और हमारे पास भी ज्यादा समय नहीं है। ये जो भी विसंगति है, इन विसंगति को दूर कराने के लिए जो भी संभव हो करना पड़ेगा। बिल्कुल होती यही है कि कई बार ये माना भी जाता है कि गवर्नमेंट से ही अपेक्षा है, और हर व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है, अदालत के भी दरवाजे खटखटाता है, लेकिन वो पहले सरकार के स्तर पे नहीं उन तमाम चीज़ों को निपटाना चाहता है। चलिए महेश जी, आपके पास में आना चाहूँगा। उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, और जब भजनलाल जी का बजट आएगा तो उसमें कुछ मिलना भी चाहिए। देखिए, भजनलाल वो व्यक्ति हैं कि बिल्कुल धरातली चीज़ें देखी उन्होंने, बड़ा संघर्ष भी देखा है, कर्मचारियों को भी देखा है, सब तमाम चीज़ें देखी हैं। आज भी चीज़ें जाती होंगी उनके पास में छनके कि हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम्स ये हैं। तो अभी जैसे राजेंद्र जी कह रहे हैं कि कुछ संघर्ष भी करना पड़ेगा, कुछ सरकार को भी ध्यान में लाना पड़ेगा, तो संघर्ष के बिना भी कुछ चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि संघर्ष का वक्त तो आप 8वें वेतन आयोग या विसंगतियों को दूर करने पे आएगा। लेकिन फिलहाल तो बजट पे बात है, और अभी आप ही लोगों के बीच से निकल करके बात आई है। नितिन गडकरी जी का भी मैं कोट करना चाहूँगा, अगर किसी काम की पेंडेंसी करनी है तो उसके लिए कमेटी गठित कर दो। तो अभी कमेटी गठित की उम्मीद होगी कोई चीज़ों को निपटाने के लिए, या फिर फिलहाल तो हमें केवल बजट पे ये फोकस करना चाहिए कि एटलीस्ट संविदा कर्मियों को कंटिन्यू किया जाए, ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। इन कुछ चीज़ों पे तो जोर दिया होगा सभी लोगों ने। सर, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि राजस्थान सरकार में पहले संविदा पे लगाया जाता है, उसके बाद में 2 साल के प्रोबेशनरी पीरियड लगाया जाता है, जब तक वो अपनी वृद्धावस्था की ओर चला जाता है। हम सब कर्मचारी संगठनों का और पदाधिकारियों का मानना है कि अगर पहले से संविदा पे लगा हुआ है तो उसका प्रोबेशन पीरियड के दायरे में नहीं रखना चाहिए। बात मैं करता हूं आंदोलन की। आंदोलन करना इसलिए भी जरूरी है कि बिना आंदोलन के कुछ नहीं मिला। हमने किया, राजस्थान में लैब टेक्नीशियन ने जो आंदोलन किया पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल बना। हमने पूर्व बीजेपी सरकार में वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थे, उस दरमियान राजस्थान के लैब टेक्नीशियनों ने 72 घंटे लगातार कार्य करके एक मिसाल पेश की थी कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने से भी कुछ मिलता है क्या। लेकिन सरकार इस चीज को बिल्कुल नहीं समझती, जो हमने प्रेक्षण किया, जो हमने देखा, जो अनुभव किया। क्योंकि 72 घंटे लगातार काम करके हमने जांचों की पेंडेंसी खत्म की, लेकिन मिला हमको 0। हम अगर अब आने वाले इस बजट में हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया, हमारी मांगे नहीं मानेगी, तो हम इस गांधीवादी आंदोलन की राह को छोड़कर उग्र आंदोलन पर भी जाएंगे और सरकार को हमारी बात मनवाएंगे। सरकार हमारी जो मांगे हैं उन पर विचार करे, संवेदनशीलता से उनको देखे, और इस प्रकार की जरूरत हमें नहीं लगे या नहीं पड़े कि हम किसी मरीज का अहित करें। क्योंकि राजस्थान का बजट का इंतजार तो करेंगे आप लोग आंदोलन से पहले, क्या पता आपकी मांग पूरी कर ही ली गई हो उस समय? बिल्कुल, जो आश्वासन हमें आज मिला है, हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है और विश्वास है। क्योंकि आपने बताया कि ये जो सीएम साहब है जमीनी हकीकत पे चलने वाले हैं, जमीनी धरातल पे चलने वाले हैं, और हम भी जमीनी हकीकत और जमीनी धरातल पे मरीजों की सेवा करने वाले लोग हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है उनसे, उनकी संवेदनशीलता पे हमें पूरा भरोसा है कि हमारी मांगों पर विचार किया जाएगा और इस बजट में मांगी जाएगी, यही उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए उम्मीद पे दुनिया टिकी है और बजट से अपेक्षा की जाती है। हर वर्ग को हम छूने की कोशिश भी करते हैं, सरकारें भी उनसे फीडबैक लेती हैं, कुछ फीडबैक ऑनलाइन गए हैं, आप लोगों ने भी उनमें से दिए होंगे। ये तो अब फिजिकली जो चर्चाएं होती हैं उस पर जोर देना है, ये सिलसिला चलेगा। कुछ वर्गों के साथ और बात करेंगे। बजट तैयार भी होना शुरू हो चुका होगा, लेकिन अब कितनी चीजें निकल पाएंगे ये तो जब बजट पेश होगा उसके बाद पता लगेगा। मैं आप लोगों से उस वक्त भी चर्चा करूंगा कि वास्तव में जो चर्चा हुई थी उसमें कहां तक पहुंच पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।